हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा वीडियो का टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे एंड इसकी हम कमेटीज़ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड और भी जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा मैं कोशिश करूँगी कि इस सब को एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँ, बट अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा आपको। अब हम शुरू करते हैं। तो द टर्म पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि तो जो पंचायती राज सिस्टम है इंडिया में उसका मीनिंग है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि रूरल लेवल पे खुद की एक गवर्नमेंट। It has been established in all the states of India by the act of the state legislature to build democracy at the grassroots level। तो पंचायती राज का मतलब बेसिकली था क्या कि हर एक स्टेट के पास अपनी अलग, मतलब कि हर एक स्टेट अपने लेजिस्लेशन इनेक्ट करेगी जिससे वो पंचायती राज सिस्टम को अपने वहाँ शुरू करेगी। बट ये स्टेट की पावर होगी कि वो शुरू करना चाहती है या नहीं। पहले इन हिस्ट्री मतलब शुरुआत में ऐसा था। तो हम जो देखते हैं हमारे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, वहाँ से हमें दिखता है कि पंचायती राज जो है वो नया एक कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। एंड गांधी जी ने भी इसके बारे में बोला था कि हमें ग्राम स्वराज की ज़रूरत है। एंड हम अपने सिर्फ इंडिया एक होल एज अ नेशन नहीं, हमें ग्राम यानी कि जो गांव लेवल है, विलेज लेवल है अपना, वहाँ पे भी हमें ज़रूरत है कि वहाँ पे अलग से लोगों की अपनी डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, डायरेक्ट इलेक्शन हो वहाँ पे। इसके लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में आया था, इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट नंबर 9 और आर्टिकल 243A से 243O एंड शेड्यूल 11 जो है वो ऐड किए गए थे। इसके बाद जो हमारा फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। इन्होंने ही इंडिया में जब ब्रिटिश सिस्टम था तब इन्होंने ही पंचायती राज सिस्टम को शुरू किया था। तो अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज़ नॉट प्योरली अ पोस्ट इंडिपेंडेंस फिनोमिना, यानी कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद नहीं आया, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि लॉर्ड रिपन इसका फादर माना जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। In fact, the dominant political institution in rural India has been village पंचायत for centuries। यानी कि पहले क्या होता था, अब तो जैसे कि इसके ऊपर एक्ट आए तो ये बोला गया कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, बट उससे पहले से पंचायत सिस्टम कैसे चल रहा था, यहाँ पे सेंचुरीज से चल रहा था। जो उन लोगों के हाथ में था, जो डोमिनेंट लोग होते थे किसी भी विलेज में या किसी भी ब्लॉक में, उनके हाथ में था ये इंस्ट्रूमेंट फॉर द डोमिनेंस ऑफ अपर क्लास, यानी कि बेसिकली ये एक डोमिनेंस चलती थी यहाँ पे अपर कास्ट की। एंड उसके बाद हम किससे मतलब कि क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसकी शुरुआत होती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 14, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडू विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम। यानी कि बेसिकली सेक्शन 40 के अंदर बोला गया है कि जो हर एक स्टेट को जो ऐसे आप एक्ट बना सकते हो जिससे हम विलेज लेवल पर पंचायत को ऑर्गेनाइज कर सके एंड फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाए। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर जो कमेटीज़ बनी। कमेटी सबसे पहले बनी हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी। ये जो कमेटी है इसको अपॉइंट किया गया 1957 में टू एग्जामिन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। इसको एग्जामिन करने के लिए एंड इसको और बेटर कैसे बनाया जाए इसलिए इसको शुरू किया गया था। तो जनवरी में ये कमेटी बनी थी एंड नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जहाँ पे इसने बोला कि डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है पंचायती राज का। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, इसका मतलब होता है कि जो पावर्स यानी कि जो पावर हमें सेंट्रलाइज कर रखी हैं, जैसे कि कोई भी लाइक देखिए आप इंडिया में है जैसे कि सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके बाद आगे स्टेट्स बनी हुई हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद नीचे नीचे आप चाहते हो तो ग्रास रूट लेवल तक, बिल्कुल नीचे तक सबके पास पावर्स होती हैं। ऐसा ना हो कि सभी पावर सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में हो, उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन इसका अर्थ होता है कि
पावर सब में बटी हुई होनी चाहिए। क्योंकि अब अगर आप सोचिए जैसे इंडिया है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की भी है, कल्चर की भी है एंड एरिया की भी है, हर एक चीज़ की डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो अगर एक ही इंसान पूरे इंडिया को संभालेगा तो उसे कैसे पता होगा कि इस एरिया में अब किस चीज़ की ज़रूरत है या क्या चीज़ इस टाइम किस चीज़ की नेसेसिटी है। तो उस चीज़ को देखते हो, और आप खुद भी देख सकते हैं कि अब हमारे इंडिया में जैसे हमारे जो पीएम हैं, अब ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ तक यानी कि आप विलेजेस तक देखें कि किस चीज़ की कमी हो रही है एंड लोगों की नेसेसिटी क्या है। तो ग्रास रूट लेवल तक देखने के लिए पंचायती राज सिस्टम बनाया जाए। तो इसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? रिकमेंडेशंस थी इसकी, सबसे पहले 3 टायर पंचायती राज सिस्टम बनाया जाए, यानी कि 3 टायर जैसे कि आपको पता है आजकल होता है जो सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर उसके बाद ब्लॉक समिति एंड सबसे नीचे विलेज पंचायत। उसके बाद सेकंड थी डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो ग्राम पंचायत के अंदर, और इनडायरेक्टली जो हो वो पंचायत समिति और जिला परिषद में इनडायरेक्टली इलेक्टेड हों, और यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड हों ग्राम पंचायत के अंदर। उसके बाद नंबर 3 पे था इनका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी लेवल यानी सबसे छोटा लेवल जो है वो इंडिया का वो क्या है, विलेजेस है। तो वहीं से डेवलपमेंट शुरू होनी चाहिए। एंड नंबर 4 पे पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया जाए एंड जिला परिषद को एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी बनाया जाए, यानी कि ये कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी और जिला परिषद क्या देगी, एडवाइस देगी और सुपरवाइज करेगी कि जो ब्लॉक समिति है या फिर जो पंचायत हैं वो अपना काम सही से कर रही हैं या नहीं। उसके बाद नंबर 5 है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी मेड द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या बनाया जाए, जिला परिषद का चेयरमैन बनाया जाए। उसके बाद रिसोर्सेज टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि उनको ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट किए जाएँ जैसे कि भी वो खुद ही टैक्स को कलेक्ट कर सके, जिससे वो अपने ड्यूटीज़ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकें। तो इंडिया के अंदर सबसे पहली ऐसी स्टेट कौन सी थी जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया? तो वो था राजस्थान का एक विलेज। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया था पंचायती राज सिस्टम को, एंड इसके बाद और स्टेट्स ने शुरुआत की थी पंचायती राज सिस्टम की। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर कैसे होता था बलवंत राय कमेटी के अकॉर्डिंग, कैसे ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद कैसे वर्क करते थे। तो यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शन थे, बाय वी कैन चूज़ आवर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते थे। मेंबर्स 5 से 31 होते थे इंक्लूडिंग प्रधान, और जो चेयरमैन होता था ग्राम पंचायत में से प्रधान बोला जाता था। और पंचायत सिस्टम इज़ अकाउंटेबल टू ग्राम सभा, यानी कि जो पंचायत सिस्टम था वो ग्राम सभा को वो कुछ भी कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होती थी उनकी। अब ग्राम सभा क्या होती थी? ग्राम सभा का मतलब होता है ऑल अडल्ट आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, यानी कि किसी भी विलेज के जितने भी अडल्ट मेंबर्स थे वो सभी के सभी ग्राम सभा के मेंबर्स भी माने जाते थे, उन्हीं से ही ग्राम सभा बनती थी। उसके बाद रिजर्वेशंस थी यहाँ पे एससी की, एसटी की और वुमेन्स की। एंड इसके बाद आगे आता है हमारा पंचायती सिस्टम। तो पंचायती सिस्टम क्या था? यहाँ पे ब्लॉक लेवल था, ब्लॉक कंसिस्ट होते थे इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर इंक्लूड होते थे 20 से 60 विलेज, और जो इसका हेड होता था उसको बोला जाता था ब्लॉक प्रमुख। उसके बाद आता है हमारा जिला परिषद। जिला परिषद में भी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होते थे, जिसको हम यहाँ के हेड को बोलते थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जैसे ये 3 टायर सिस्टम में तो बेसिकली क्या था, 3 टायर सिस्टम हम किसको बोलते थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल को यानी कि जिला परिषद, ब्लॉक लेवल ब्लॉक समिति, और विलेज पे पंचायती राज, इसको हम बोलते थे 3 टायर सिस्टम। इसके बाद हमारी है सेकंड कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी जो थी उसे अपॉइंट कब किया गया था? 1977 में, एंड इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1978 में। ये कमेटी बनाई गई थी जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इसकी रिकमेंडेशंस 3 नंबर 1 कि जो 3 टायर सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दिया जाए 2 टायर सिस्टम से। नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल एज द फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन आफ्टर द स्टेट लेवल, यानी कि स्टेट लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल को बनाया जाए कि जो सुपरवाइज करे। इसका जो मेन फोकस था इस कमेटी का वो था हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। इनफैक्ट इसके बाद जितनी भी कमेटीज़ हैं उनका जो फोकस था वो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ही था।
उसके बाद हम नंबर 3 पे आता है हमारा जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि जो ज़िला परिषद होगी वही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी एंड वही प्लानिंग करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। एंड उसके बाद 4th नंबर पे आता है द इंस्टीट्यूशन, यानी कि जिला परिषद एंड मंडल पंचायत टू हैव कंपल्सरी टैक्सेशन पावर, यानी कि इनके पास ही टैक्सेशन पावर होगी जिससे ये अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुटा पाएंगे। उसके बाद सोशल जस्टिस कमेटी बनाई जाएगी जो इस लेवल पे हमारे जुडिशियल वर्क करेगी। उसके बाद रिजर्वेशन, जो अब हर एक कमेटी के अंदर रिजर्वेशन है तो इसमें भी रिजर्वेशन होगी, बट ये जो इसमें जो कुछ भी इन्होंने रिकमेंडेशंस करी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई क्योंकि जनता पार्टी जो थी वो कोलैप्स हो चुकी थी इस टाइम तक। उसके बाद आती है हमारी जीवी के राव कमेटी एंड पंचायती राज। इसके अंदर थी अपॉइंटमेंट हुई थी इसकी 1985 के अंदर एंड इसके बाद इसने रेकमेंड क्या क्या किया। नंबर 1 जिला परिषद एज द प्रिंसिपल बॉडी, यानी कि जिला परिषद ही प्रिंसिपल बॉडी हो गई। नंबर 2 स्पेसिफिक प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये क्या करेगी, रूरल डेवलपमेंट को एक स्पेसिफिक प्लानिंग बनाई जाएगी एंड ऐसे ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसको मॉनिटर भी किया जाएगा कि सब कुछ एज इट इज़ प्लान्ड तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एट द चीफ एट जिला लेवल, यानी कि पोस्ट बनाई जाएगी एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की जो जिला लेवल पर चीफ होगी, यानी कि सबसे ऊपर उसी की पोस्ट होगी। नंबर 4 पर है इलेक्शन टू द लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम हेल्ड रेगुलरली, यानी कि जो इलेक्शन होंगे पंचायती राज सिस्टम के वो रेगुलरली होंगे। एंड इस कमेटी की भी इतनी कुछ खास वैल्यू नहीं है, वैल्यू हर एक कमेटी का है, बट जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो में प्रॉपरली तरीके से गवर्न है वो है हमारी बलवंत राय कमेटी। उसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो ही ज़्यादा मान्यता में है अब। इसके बाद हम 4th कमेटी पढ़ते हैं। 4th कमेटी के थी हमारी LM सिंघवी कमेटी 1986। इसके अंदर एक ही लाइन है, रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल बॉडीज़, यानी कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन सबसे मेन रिकमेंडेशन यही थी कि इसके अंदर जो लोकल बॉडीज़ थी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मांगा गया कि, और इसके बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 73rd जिसके अंदर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।